हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सबसे बड़ी बात आप डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग आप सबके बीच आ चुके हैं। स्वागत है आप सबका आईसीसी भारती क्लासेस में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आप सबके बीच एक नए टॉपिक को लेकर आ चुका हूं। जी हाँ, आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। पौधों में किस प्रकार से पोषण होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप, धीमे धीमे, स्थिर पूर्वक जानेंगे और विस्तार पूर्वक गहनतम अध्ययन जानेंगे और समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बच्चों हो जाए तैयार, आप लोग फटाफट कॉपी किताब निकाल, कॉपी कलम लेकर बजे रहे हमारे साथ। तो बच्चे चलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसके बारे में आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़कर आए। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। जी हाँ बच्चों, फोटोसिंथेसिस, जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसके लिए सबसे प्रमुख यह प्रकाश संश्लेषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश प्लस संश्लेषण। जी हाँ, इसमें यह जो होती है प्रकाश के बिना संश्लेषण नहीं हो पाती है। प्रकाश के बिना एकदम संश्लेषण हो ही नहीं पाती है। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश किससे मिलती है? तो बच्चों आप लोग जानते हैं पौधों को प्रकाश किससे लेती है, प्रकाश किससे मिलती है? तो ये है सूर्य। जी हाँ, सनलाइट। उससे किस प्रकार पौधे भोजन बनाते इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह प्रक्रम है। जी हाँ, इसके बारे में डिफिनेशन हम लोग जान लें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आ गई? समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं इसके आगे की घटक की ओर। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जब हम लोग जान लें, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है केवल और केवल दिन में ही संभव है। जी हाँ बच्चों, दिन में ही संभव है, केवल और केवल दिन की क्रिया है, दिन की क्रिया। अर्थात केवल और केवल जो होती है दिन में ही हो सकते हैं। अर्थात जब तक सूर्य क्या रात में भी दिखता है। तो बच्चों कॉमन सेंस लगा सकते हैं, सूर्य क्या रात में दिखते नहीं है सूर्य, इसीलिए तो यह केवल और केवल दिन की प्रक्रिया है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दिन की केवल प्रक्रिया और यह दिन में ही होती है। इसके बारे में हम लोग जाने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा यह जो होता है सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, जैसे सरल कार्बनिक पदार्थ हम लोग जान लें। सरल कार्बनिक पदार्थ क्या है? ये है CO2 प्लस H2O। जी हाँ बच्चों, CO2 प्लस H2O को सरल कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल को यह अभिक्रिया करके, यह जो करता है स्थिरीकरण करके कार्बनिक अणु में विभाजित करता है। अर्थात कार्बनिक अणु में यह स्थिरीकरण प्रक्रिया के पश्चात यह कार्बनिक अणु में विभाजित करता है, जिसके फलस्वरूप हमें मिलता है परिणाम। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में बच्चों हम लोग जान चुके हैं ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग C6H12O6 कहा जाता है। जी हाँ, यह ग्लूकोज। जी हाँ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से माना जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रमुख उपोत्पाद क्या है। तो बच्चों आज के बाद आप लोगों को बेडाउट बता देना है कि यह ग्लूकोज, यहाँ उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज और उप उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलते। जी हाँ, O2 उप उपोत्पाद अर्थात हाल, अर्थात इसके बाद तो मुख्य उपोत्पाद ग्लूकोज होती है। तो बच्चों आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में, ये उपोत्पाद के बारे में समझ में आ गई। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के घटक के बारे में हम लोग जाने। इसके लिए जो होते हैं 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है।
प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। तो यहां हम लोग जान लें सूर्य प्रकाश, जिसको हम लोग सनलाइट कहते हैं, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका ये सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक, जी हाँ बच्चों यह सबसे प्रमुख और यह सहायक है कि हरित लवक, हरित लवक। याद रहे आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है केवल और केवल हरे पौधों में ही संभव हो पाती है। सूखे पौधों में अर्थात सूखे पेड़ में संभव नहीं हो पाते हैं। जिस पेड़ की पत्तियां मरी हुई तो उसमें पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरी और हरी पत्तियों में ही होती है। अब हम लोग इस पत्तियों के माध्यम से समझेंगे। यह जो होते हैं सूर्य प्रकाश के लिए अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक, ये 4 तत्व जो होते हैं प्रमुख रूप से आवश्यक होती हैं। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो पाती। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ये प्रमुख घटक। जी हाँ, अब यह जो घटक होती हैं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, आप लोग ये स्टोमाटा अर्थात रंध्र का जो पिक्चर देख रहे हैं, यह प्रमुख रूप से जो होती है ना स्टोमाटा अर्थात रंध्र के द्वारा कार्य को नियंत्रित करती है। जी हाँ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में उपस्थित स्टोमाटा, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, एक खुला रंध्र, एक बंद स्टोमाटा होते हैं। क्यों खुलते हैं और क्यों बंद होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग जान लें कि स्टोमाटा जो होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं, स्टोमाटा किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों हम लोग जान लें ये रंध्र स्टोमाटा के बारे में हम लोग अब वर्णन करेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यह क्या है। तो बच्चों ये रंध्र जो होते हैं स्टोमाटा पौधे की पत्तियों में स्थित होते हैं। ये जो पत्तियों स्थित होती है इसमें इस भाग में स्थित, यहाँ बीच में स्थित होती है। यह पौधे के बाहरी त्वचा, जिसको हम लोग पौधे की पत्तियों के जो बाहरी त्वचा होती हैं उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। जी हाँ बच्चों, ये जान लीजिए आप लोग पौधे के पत्तियों की बाहरी त्वचा जो होती है एपिडर्मिस कहते हैं। उसी के अंदर में ये बेचारा जो है ना ये रंध्र स्थित होती है। जी हाँ, रंध्र स्थित होती है। यह जो होती है खुलती और बंद होती हैं। जी हाँ, जब कोशिकाओं के द्वारा पौधों में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा जब जल का अवशोषण हो पाता है। जी हाँ, जब ये पौधों में जब ये जल का अवशोषण करता है, पौधे की कोशिकाओं के द्वारा जल जब अवशोषण करता है, अवशोषण के बारे में हम लोग इसमें परिवहन के बारे में भी जानेंगे। ये जब जल का अवशोषण करता है तो ये रंध्र जो होता है स्टोमाटा खुल जाती है। जी हाँ बच्चों, ये फटा खुल गया, ब्लास्ट अर्थात खुल गया, ये खुल जाती है। और क्या होते हैं जब वह जल विसरण क्रिया के द्वारा जब वह बाहर निकल जाते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान तो यह बंद हो जाती है। जी हाँ बच्चों, स्टोमाटा का खुलना और बंद होना यह जो होता है यह केवल और केवल जल के अवशोषण अर्थात जल के अवशोषण पर नियंत्रित होता है। कहता है यह जो होती है बंद होना ट्रेगिडिटी अर्थात स्फीति पर निर्भर करती है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना और पौधे की जो स्फीति होते हैं ट्रेगिडिटी उस पर निर्भर करती है। तो बच्चों स्टोमाटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके माध्यम से स्टोमाटा रंध्र में जो होता है ना वाष्पोत्सर्जन अर्थात यह जो होती है ये निकलने की क्रिया जो डिफ्यूजन अर्थात विसरण की क्रिया के द्वारा इसमें से वाष्पोत्सर्जन वाष्प बाहर आ जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विसरण क्रिया के द्वारा डिफ्यूजन। जी हाँ, अब हम लोग क्लोरोफिल जो इसमें जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल स्थित होती है, क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक, इसको जो होती है इसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। जी हाँ, इकाई प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो बच्चों आप लोगों को यह प्रमुख क्वेश्चन मस्ट ऑफ वीवीआई सवाल है आपका ये
हरित लवक के बारे में। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक अर्थात प्रकाश संश्लेषी इकाई फोटोसिंथेसिस यूनिट किसको कहा जाता है? तो बच्चों आप लोग जान लें, प्रकाश संश्लेषण अर्थात हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल को जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक अर्थात फोटोसिंथेटिस ऑर्गेन या यूनिट्स कहा जाता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। यह जो होते हैं स्टार्च, जी हाँ, ये स्टार्च का निर्माण करती हैं। यह जो होते हैं स्टार्च का, पत्तियों में स्थित स्टार्च का निर्माण, मंड, क्योंकि मंड तो निर्माण होगा यहाँ, क्योंकि सरल कार्बनिक पदार्थ से यहाँ जो होती है सरल कार्बनिक स्थिरीकरण होकर के कार्बनिक अणु में जो विभक्त होती है स्टार्च का निर्माण करते हैं। जी हाँ बच्चों, ये स्टार्च का निर्माण करते हैं। स्टार्च जो होती है केवल और केवल स्टोमाटा में केवल 3 दिन तक ही स्थिर रहती है। जी हाँ बच्चों, यह जान लें स्टार्च जो इसमें निर्माण होती है केवल और केवल 3 दिन तक ही स्थिर रहती है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है आप लोगों को? तो हम लोग अभी और जानेंगे इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस में क्या आज इसको निचोड़ कर रख देंगे इसके बारे में। एक 20 सवाल आज छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग दिल थाम कर दे बैठे और इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग आज जान कर ही जाएंगे। तो बच्चों आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यह जो होता है बच्चों हम लोगों ने जाना, इसमें जो स्टार्च स्थित होती है ना, स्टार्च अर्थात मंड का जो निर्माण होता है केवल और केवल 3 दिन तक स्थिर रहता है, केवल 3 दिन तक स्थिर रहता है। यह प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, उसके पश्चात प्रकाशिक और अप्रकाशिक दोनों प्रकार की अभिक्रिया को यह नियंत्रित करती है। इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जब हम लोग जाने, यह जो होती है शुरू से लेकर अर्थात आदि से लेकर अंत तक जो होती है क्लोरोप्लास्ट में ही संभव हो पाती है। तो बच्चों यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, यह आदि से अंत तक अर्थात जहां शुरू भी हुआ क्लोरोप्लास्ट में मरेगा भी क्लोरोप्लास्ट, अर्थात कहने का मतलब हुआ आदि से लेकर अंत तक यह केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट में ही संभव हो पाती है। इसके बाद हम लोग जान लें कि यह आदि से अंत तक यह वही प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में ही संभव हो पाती है। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं इसके परिवहन के बारे में। जी हाँ, इसके परिवहन के बारे में जब हम लोग जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण में परिवहन किस प्रकार से खाद्य पदार्थों का यह परिवहन करता है और किस प्रकार से यह जल का अवशोषण अर्थात जल को बाहर निकालता, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बनाता, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जी हाँ बच्चों, हम लोग इसके बारे में जब जान लें परिवहन तंत्र के बारे में, तो परिवहन पौधों में जो होते हैं इस इमेज के माध्यम से अर्थात हम लोग समझेंगे प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अर्थात पौधों में परिवहन के बारे में हम लोग जानेंगे। पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में, जी हाँ, पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में जब हम लोग जाने बच्चों, तो पौधों में जो होते हैं परिवहन पदार्थों के 2 भागों से होते हैं, 2 प्रकार से होती हैं। जी हाँ, एक पहला होते हैं स्थानांतरण। जी हाँ, स्थानांतरण जिसमें होते हैं घुलित कार्बनिक पदार्थ, घुलित कार्बनिक पदार्थ चालनी के द्वारा, जी हाँ, चालनी नलिकाओं के द्वारा पौधे के एक भाग से जड़ से लेकर संपूर्ण भागों तक फैल जाती हैं। ये जो होते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण कहने का मतलब हुआ घुलित कार्बनिक पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग तक स्थान परिवर्तन करना स्थानांतरण कहलाता है। तो बच्चों आप लोगों को स्थानांतरण के बारे में समझ में आ गई। हम लोग जान लेते हैं ये पहली क्रिया थी, और दूसरी क्रिया होती है आपका वाष्पोत्सर्जन। जी हाँ बच्चों, वाष्पोत्सर्जन पौधों में जो होती हैं 2 क्रियाओं के द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है, एक स्थानांतरण, दूसरा होते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में जब हम लोग जाने, वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्प जोर उत्सर्जन। जी हाँ बच्चों, वाष्प जोर
उत्सर्जन। कहने का मतलब हुआ पौधों से वाष्प के रूप में जल जो होती हैं, पौधों से वाष्प के रूप में अर्थात भाप के रूप में, वाष्प के रूप में उत्सर्जन मतलब निष्कासन, एक्सट्रेशन। जी हाँ बच्चों, वाष्प का एक्सट्रेशन जो होता है वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, वाष्प का एक्सट्रेशन। तो वाष्प जो होते हैं उत्सर्जित हो जाते हैं पौधों के वायवीय भागों के द्वारा। ये जो होते हैं पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जल जो होते हैं एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है और वह जो होती है फिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप वह जल पौधे से बाहर आ जाते हैं। जी हाँ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। आप लोग जो ये इमेज देख रहे हैं ये कुछ नहीं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का स्वरूप है। जी हाँ बच्चों, ये बायोलॉजी की माया में ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का यह स्वरूप है। ये पेड़ वाष्पोत्सर्जन, वाष्प जो होती हैं अपने जीवन काल में, जी हाँ बच्चों, अपने जीवन काल में पौधे जो होते हैं अपने औसतन भार का 100 गुना ज्यादा जल का उत्सर्जित कर देता है। जी हाँ बच्चों, याद रहे अपने जीवन काल का औसतन जो होता है ना वह 100 गुना अपने भार का 100 गुना ज्यादा से ज्यादा वह जल का उत्सर्जन कर देता है, सबसे ज्यादा। और जो होते हैं अपने जीवन काल में, जी हाँ, और वह जो होते हैं यह जल जितना हम लोग इसमें डालते हैं, जल पौधों में जितना जल दिया जाता है, यहाँ जल का जो अवशोषण होता है, यहाँ जल का अवशोषण जितना हम इसमें जल देते हैं वह केवल और केवल पौधे अपने उपयोग में केवल और केवल 10% ही उपयोग में लाता है। तो बच्चों 90% कहाँ जाएंगे? 90% गया कहाँ? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर फिर आ गया। जी हाँ, केवल 10% ही उपयोग करता है और 90% यह जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देता है। सामान्य तौर पर एक मक्का का पौधा लिया जाता है तो प्रतिदिन जो होता है 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। जी हाँ, प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। और औसतन अगर हम सेब के पौधे का बात कर लिया जाए, मक्का का पौधा 3 से 4 लीटर, मक्का का पौधा 3 से 4 लीटर, यह एक मक्का का पौधा औसतन एक दिन औसतन जो होता है प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। और उसी प्रकार से एक सेब का पौधा, जी हाँ, एक सेब का पौधा जो होता है, सेब का पौधा 10 से 20 लीटर, जी हाँ, सेब का पौधा 10 से 20 लीटर औसतन एक दिन में जल का वाष्पोत्सर्जन कर देता है। अर्थात 10 से 20 लीटर और मक्का का पौधा 3 से 4 लीटर जो होता है एक दिन में वाष्पोत्सर्जन कर देता है। तो बच्चों अपने जीवन में पौधे केवल और केवल 10% ही जल का उपयोग कर पाते हैं और 90% वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चों अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, चलना, यहाँ हमने जल डालते हैं तो देखे होंगे जल डालते हैं जड़ में, निकलते हैं पत्तियों से बाहर। तो ये कैसे हो गई बच्चों? ये मन में सवाल आप लोगों के मन में उठ रही होगी। तो बच्चों आप लोग हो जाए निश्चिंत, यह जो होती है ना संवहन बंडल के द्वारा होती है। जी हाँ बच्चों, यह संवहन बंडल। अब बात करेंगे हम लोग पौधों में संवहन बंडल क्या है। संवहन बंडल, जी हाँ, संवहन बंडल जब बात करेंगे पौधों में संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम होता है। जी हाँ, जाइलम, ज से जाइलम, फ से फ्लोएम, जाइलम। आज हम लोग इसके ट्रिक्स के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये संवहन बंडल है जो कि घुलित कार्बनिक पदार्थ और खाद्य पदार्थों के साथ साथ जल को एक भाग से दूसरे भाग तक वायु विभागों से यह पहुंचाता है, अर्थात परिवहन करता, स्थानांतरण करता है। इसके बारे में जाइलम जो होती हैं, जाइलम की कोशिकाएं जो होती हैं, जाइलम की कोशिकाएं मिलित होती हैं। जी हाँ बच्चों, जाइलम की कोशिकाएं मिलित होती हैं। यह पौधों में जल का जो होता है, जल का बहाव केवल और केवल ऊपर की ओर अर्थात शीर्ष की ओर करती हैं। जी हाँ, जाइलम जो होती है जल का वहन करती हैं किस ओर? केवल और केवल शीर्ष की ओर ही करती हैं, शीर्ष की ओर ही करती हैं जाइलम। उसके बाद तो बच्चों जाइलम जो होता है जल के साथ साथ
खनिज लवणों का भी परिवहन करता है। जी हाँ बच्चों, जाइलम जो होता है जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी परिवहन केवल और केवल ऊपर की ओर ही करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे दूसरे संवहन मंडल जिसके फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। फ्लोएम, जी हाँ बच्चों, फ्लोएम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जी हाँ, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। यह जो होती हैं कोशिकाएं जीवित, और यह पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, अर्थात यह जो होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में ऊपर तथा नीचे दोनों ओर करती हैं। जी हाँ बच्चों, ये जो फ्लोएम होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित और ये खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर करती है। तो बच्चों जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि यह पौधे जो होते हैं जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं। जी हाँ, पौधों में जल का जो अवशोषण होते हैं पौधों के मूल रोम अर्थात रूट के द्वारा, मूल रूट का अर्थात ये जो होता है मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधों में जल का अवशोषण जो होता है मूल रोम के द्वारा अवशोषण होता है, और यह जल अवशोषण करने के पश्चात जो होती है यह जो होती है परासरण दाब। जी हाँ, परासरण दाब के द्वारा पौधों में परासरण दाब के द्वारा यहाँ से जल जो होते हैं दबाव बना करके ये एक भाग से दूसरे भाग तक फैल जाती है, ये परासरण दाब के द्वारा, परासरण दाब। तो बच्चों हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने जाना। तो बच्चों हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। जी हाँ, हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जैसा भी लगा हो आप लाइक और कमेंट्स में जरूर हमें बताएं, ताकि हमें आगे आपको पढ़ाने में आसानी और अच्छे लगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एनर्जी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।